कैसे हैं आप? अदबी वर्क चैनल पर खुशामदीद। मैं खुर्रम शहजाद। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक सवाल है, और सवाल एक ऐसा कि जो हो सकता है बहुत से जहनों में कभी ना कभी ज़रूर आया हो। वो सवाल ये कि इंटरमीडिएट की सतह पर बच्चों या बच्चियों को उर्दू शायरी, उर्दू गज़ल क्यों पढ़ाई जाती है? ऐसी शायरी के जिसमें महबूब, आशिक, रकीब, ये तीन अहम किरदार पढ़ने को मिलते हैं। इनकी खुसूसियात जानने का मौका मिलता है। तो ये सब कुछ क्यों है? ये पहली मर्तबा मुझ पर मुनकशिफ हुआ सवाल कि जब इंटरमीडिएट की सतह पर मैंने पढ़ाने का आगाज़ किया। हुआ कुछ यूँ कि हमारे एक कोलीग थे, एक सीनियर मोस्ट एक प्रोफेसर साहब थे जो गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हुए थे, और उन दिनों मैं प्राइवेट कॉलेज, पंजाब कॉलेज मुल्तान में पढ़ाया करता था। तो एक दिन प्रिंसिपल साहिबा ने हमारे कुलीग को, नाम लेना शायद मुनासिब ना हो, उन्हें मदऊ किया, उन्हें दफ्तर में बुलाया और उनकी सरजनिश की। सरजनिश इस बात पे की कि मिर्ज़ा खान दाग जैसे शायर को आपने 15 मिनट में दोनों गज़लें पढ़ा दी। मुख्तलिफ बच्चियाँ ये शिकायत लेकर आई थी कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, अशार हम समझ नहीं पाई। तो जब स्टाफ रूम में वापस आए तो उन प्रोफेसर साहब ने बताया कि देखें, मैंने तो मैडम से कह दिया, अगर 15 मिनट से ज़्यादा वक्त में ये दोनों गज़लें पढ़ाई होती तो बच्चियां ना आती, बल्कि उनके वालिदैन आते। तो मैंने बड़े इस्तेजाब में, बड़ी हैरत से उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों? असल में मुझे ये हैरान कुन बात लगी कि एक टीचर जिसका काम है पढ़ाना, वो अपने ही टॉपिक से इनहराफ कर रहा है या उससे अवॉइड कर रहा है। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखें, आपको नहीं पता मिर्ज़ा खान दाग कैसी शायरी करते थे। यहाँ एक और दिलचस्प वाक़या शेयर करना भी ज़रूरी है। एक मर्तबा मुल्तान के एक निजी टीवी चैनल पर मेरा इंटरव्यू हो रहा था, और उस इंटरव्यू के दौरान जब ब्रेक आई, ब्रेक में इंटरव्यू लेने वाली ने एक सवाल किया कि खुर्रम साहब, आप बच्चों या बच्चियों को शायरी पढ़ाते हैं, तो क्या आपको बुरा नहीं लगता, अजीब नहीं लगता? तो मैंने उनसे कहा कि ये सवाल तो आपको ऑन एयर पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा अच्छा, तो सर आप इसका जवाब ऑन एयर देंगे? यानी उसे बड़ी हैरत हुई। यहाँ मैं एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक उस्ताद जो ज़िंदगी भर निसाब पढ़ाता आया हो, उस निसाब में उसने कुछ चीज़ें ऐसी मान ली कि जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, यानी कुछ मौज़ूआत पर उसे बात नहीं करनी। इन मौज़ूआत पर किसी बच्चे या बच्ची का कंफ्यूज होना काबिल तफ़हीम बात है। दूसरी तरफ अगर एक उस्ताद कि जो ज़िंदगी भर अदब पढ़ाता आया हो वो कंफ्यूज है, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन बुनियादों पर वो खुद क्लियर नहीं है कि जिसने दूसरों को क्लियर करना था। सोच के इन जावियों पर किसी कौम का कंफ्यूज रहना एक बहुत बड़ा मसला है। मोहब्बत एक ऐसा मौजू है कि जिस पर हम बहैसियत कौम शायद के कंफ्यूज हैं। यानी इस जज्बे की अहमियत से हम इनकार करते हैं। हम नहीं गौर करना चाहते कि ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, सो इससे नज़रें चुराते हैं। हालांकि ज़रूरत इस बात की है इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, लेकिन क्या हम इल्मी डिसिप्लिन के तहत मोहब्बत जैसे मौजू पर गुफ्तगू करने के आदी हैं?
यहाँ मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इल्मी डिसिप्लिन से मुराद कतन ये नहीं है कि जिस तरह जदीद दौर में मोहब्बत और सेक्स को एक दूसरे के साथ मंसूब करके, एक दूसरे के साथ हम आहंग करके पेश किया जाता है, यानी मोहब्बत एक जिनसी ज़रूरत है, इस हवाले से ही मोहब्बत को देखा जाता है। इस मौजू पर मुझे एक नावल याद आ रहा है गैब्रियल गार्शिया मार्कीज़ का, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। इस नावल पर एक फिल्म भी बनी, लातीनी अमेरिका के इस नावल निगार के नावल पर फिल्म बनी, और मेरे ख़्याल में वो फिल्म ज़्यादा मुझे दिलचस्प लगी इस हवाले से कि उसमें एक सीन है कि जब फिल्म का आगाज़ होता है तो जो हीरो है वो अपनी महबूबा के पास एक डायरी समेत पहुंचता है, वो भी ऐन उस लम्हे कि जब उसे पता चलता है कि उसकी महबूबा का खावंद मर चुका है। तो उसके पास पहुंचता है, उसे डायरी दिखाता है और कहता है कि मैं सैकड़ों लड़कियों के साथ जिनसी अमल में शरीक रहा हूँ, लेकिन कई सालों से मैं इस मौके के इंतज़ार में था ताकि तुम्हें कह सकूं कि हम शादी कर लें। उसकी ये बात सुनकर महबूबा तो जाहिर है कि परेशान हो जाती है, उसे पागल समझकर निकाल देती है। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात थी, जो काबिल गौर बात है, वो ये कि जिनसी अमल में उसके लिए, हीरो के लिए कोई परेशानी ना थी, लेकिन जो मोहब्बत का जज्बा है इसके हवाले से उसके पास एक कमी थी, जो कमी कोई भी पूरी नहीं कर सका। शायद कि ये मिसाल थोड़ी अजीब लगे आपको, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप मोहब्बत के मौजू पर क्लियर नहीं हैं तो फिर जिनसी अमल और मोहब्बत के दरमियान में फ़र्क नहीं कर सकते। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, और इसके हवाले से मैं मुख्तलिफ़ मिसालें दे सकता हूँ। आप अपने समाज में नित नए वाक़यात सुनते हैं, फ़लाँ का रेप हुआ, फ़लाँ के साथ ये हो गया, फ़लाँ के साथ ये हो गया। एक ट्रेन में ख़ातून जा रही थी, अभी परसों का वाक़या है, तो वो ख़ातून कराची से मुल्तान की तरफ आ रही थी और रास्ते में ट्रेन के अमले ने उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है, और इस किस्म के बेशुमार वाक़यात हम सुनते रहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि फ़्रांस से आई हुई उस माँ के साथ लाहौर के करीब मोटरवे पर क्या हुआ था। आपको याद होगा कि ज़ैनब कत्ल केस क्या है। तो ये चंद एक ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया स्क्रीन के ज़रिए ही हमें नहीं देखना, बल्कि इन वाक़यात पर गौर करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि वीडियो के आगाज़ में बात तो थी मिर्ज़ा ख़ान दाग की, मोहब्बत की, और फिर अब यही गुफ्तगू हमारी जिनसी अमल और जिनसी अमल में भी ज़्यादती जैसे, जिनसी ज़्यादती जैसे इंतहाई कदम एक अफसोसनाक वाक़े तक आन पहुंची है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जब तक बहैसियत कौम, बहैसियत समाज मोहब्बत जैसे जज्बे को ओन नहीं करते, तब तक ये मसाइल जारी रहेंगे। आपको याद होगा कि ज़िंदगी में जब कभी किसी को देख कर दिल धड़का हो, तो क्या इतनी ज़रूरत थी आप में कि अपने वालिद से, अपनी वालदा से, किसी बड़े से इस मौजू पर बात की जाए, बल्कि इस हवाले से गुफ्तगू किसके साथ होती है? दोस्तों के साथ, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम एक अहम जज्बे को डील करने की सलाहियत नहीं रखते। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। देखिए, मिर्ज़ा ख़ान दाग के अशार टीन-एजर्स को पढ़ाने की वजह ये है कि उन्हें समझाया जाए कि मोहब्बत एक फ़ितरी जज्बा है, और इस फ़ितरी जज्बे का काम है इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करना, तहम्मुल पैदा करना, बर्दाश्त करना।
مرزا خاندان کا یہ شعر، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. اس میں ایک عاشق محبوب سے شکوہ تو کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ رقیب سے محبوب کی ملاقات جیسے ناگوار عمل کو بھی گوارا کر رہا ہے. یعنی محبوب کی بے وفائی کے باوجود عاشق اپنے جذبے میں سچا ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو سمجھا کر ٹین ایجر کو بتایا جا سکتا ہے کہ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل چیز محرومی ہے، فراق ہے، نہ کہ وصال. ملاقات خواہش ہوتی ہے لیکن مقدر دوری ہے، ہجر ہے. تو اگر آپ غور کریں تو یہ ناقابل برداشت تجربات ہیں، دور رہنا، ہجر، لیکن ان کو گوارا کرنے کی بات شاعری ہی سکھاتی ہے. اسی لیے فراق گورکھپوری جیسے شاعر نے کہا تھا، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں. مطلب یہاں عشق کے اندر جو امکان ہے، برداشت کا امکان، اس کی بات کی جا رہی ہے. عاشق کس طرح ناقابل برداشت چیزوں کو اپنے لیے گوارا کرتا ہے اور انہی حقیقتوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے. یہ اردو شاعری کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو ہمارے سماج میں سدھار پیدا کر سکتا ہے. انٹرمیڈیٹ کے اردو نصاب میں ایک شعر ہے تابش دہلوی کا، رہا ہر ایک قدم پر پاسے آداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا. اس شعر میں قرب یا وصال کے جس لمحے کو عکس بند کیا گیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی قربت ہے، وصال ہے، عاشق محبوب سے ملاقات میں ہے، حالت وصل میں ہے، لیکن وہاں بھی ایک لحاظ ہے، ایک پاس ہے، ایک حجاب ہے. تو یہ حجاب، یہ پاس، یہ لحاظ ایک عاشق کے منصب کو واضح کرنے والی چیزیں ہیں. یہ شعر پڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو سمجھایا جائے کہ عاشق ایک انتہائی حساس اور معاملہ فہم وجود کا نام ہے. یہ عاشق ہی ہے کہ جو انسانی معاشرے کو جنگل بننے سے روکتا ہے. بہت سی باتیں آج کی اس ویڈیو میں کہنے کی کوشش کی گئی. امید کرتا ہوں کہ یہ چند اشارے جو اختصار کے ساتھ میں نے کیے آپ کو سوچنے کا مواد دیں گے. عین ممکن ہے کچھ ایسے زاویے ہوں جو سالوں کی پرورش کا نتیجہ ہیں، لیکن ان زاویوں کو تھوڑا سا بدل دیا جائے. ان زاویوں کو بدل کر ممکن ہے کہ اپنے سماجی مسائل آپ پر مختلف انداز میں منکشف ہوں. اور یاد رکھیے گا، اگر مسائل کا ادراک ہو جائے تو حل بھی سجھائی دیتا ہے، حل بھی انسان کے سامنے آ جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.